देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में चौसर बिछा रहे हैं, तो हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यह कहा, यानी आज के दिन यह कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनाव में एनडीए को सत्ता में लौटाने से रोकना है। ओवैसी ने यह कहा है कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क साधा है, जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य शामिल हैं, और उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। ओवैसी का यह कहना है कि महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात भी की गई है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब यह फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो कि एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखने वाली एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा, जब उसके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव के आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारेगी। तो फिलहाल स्थितियां इस वक्त ऐसी हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि ओवैसी जहां आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि उनकी पार्टी सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, महागठबंधन के लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। आखिर इस बार के चुनाव में दिलचस्प क्या दिखाई देगा? पहले तो आपको असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर के। पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? ये अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है, मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। तो आप आरजेडी की तरफ इशारा कर अरे हम देखिए कि आपके साथ आए इस मुहिम में। अक्लमंद को इशारा काफी है। हम देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे पेट में दर्द है तो हमको अजवान खाना है, इसलिए हम अजवान खा रहे हैं। ईसीआई को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भिजाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना। जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए, अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं है कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल इमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं, हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े, ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल इमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, देखिए क्या होता है।
और इस पर अधिक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रजत, क्योंकि जिस तरह हम इस वक्त देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जैसे सुगबुगाहट हमें देखने को मिल रही है, एक और एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, इसमें खुद शामिल होने की इच्छा आप जाहिर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस बार की बिहार की लड़ाई कितनी दिलचस्प दिखाई देने वाली है? देखिए, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत से ही आरजेडी कीन थी कि ओवैसी को रोपिन करे, लेकिन 3-4 बड़े इश्यूज थे जिसको लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया। आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? आज इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ पर एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी गई थी बिहार के अंदर। वहां पर तेजस्वी थे, वहां पर सलमान खुर्शीद भी थे, और बड़ी बात यह थी कि AIMIM के समर्थक और नेता सब वहां पर मौजूद थे। दरअसल विपक्ष में एक बड़ा तबका है जो जानता है कि अगर ओवैसी जैसे पिछली बार अलग लड़े थे तो सीमांचल की लगभग ऐसी 16 से 18 सीटें थी जहां पर नुकसान हुआ था। ओवैसी जीत नहीं पाए थे, लेकिन ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी को हराने का काम कर दिया था। तो विपक्ष का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि ओवैसी रोपिन हो, ओवैसी महागठबंधन में आए, साथ में चुनाव लड़े, जिसमें जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना छिटके। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर आप ओवैसी को लेते हैं तो एक तरफ जहां मुस्लिम मतदाता आपका कंसोलिडेट होगा, उसी के रिएक्शन में हिंदू मतदाता जो है वो भी कंसोलिडेट होगा, तो उसका कहीं निगेटिव असर ना पड़ जाए। साथ ही साथ ओवैसी ने कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है, और कांग्रेस के कई बड़े नेता कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगता रहा है। तो इसलिए आरजेडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उसको क्या करना है। लेकिन आज जिस तरीके से सब साथ आए, उस रैली में थे, वहां लीडर्स थे कांग्रेस के भी, आरजेडी के भी और AIMM के, और साथ ही साथ जिस तरीके से ओवैसी ने बोला है और कहा है, एक लाइन दी है कि हाँ, आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशंस, मैं साथ आना चाहता हूं, मैंने पहले भी कोशिश करी। अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या साथ में रखते हैं या फिर टैक्टिकल अलायंस होता है कि नहीं आप साथ में मत आइए, हम आपके लिए इतनी सीटें छोड़ देते हैं, बाकी जगह आप उम्मीदवार ना लड़ाइए। इस पर फैसला कांग्रेस और आरजेडी को मिलकर लेना है कि ओवैसी। लेकिन रजत, आरजेडी के लिए भी एम फैक्टर हमेशा से चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति रही है। ऐसे में हमने देखा है कि जब आरजेडी एम फैक्टर को अगर साधना चाहती है तो AIMIM के अगर असदुद्दीन ओवैसी खुद सामने से आकर के प्रस्ताव दे रहे हैं तो क्या इस वक्त आरजेडी विचार करने के मूड में दिखाई देगी? क्योंकि इससे पहले आपने भी इस बात का जिक्र किया कि AIMIM को एक तो प्लान टीम बी का हिस्सा बताया जाता है बीजेपी का, दूसरी तरफ वो डैमेज कर देते हैं कई वोट को भी। तो ऐसे में क्या वाकई हम ये समझ पाएंगे कि शायद आने वाले समय में ये दोनों एक साथ एक दल में और एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में हो? देखिए, ये बात तो बहुत सर्टन है कि जो आरजेडी का वोट बैंक है वो MY फैक्टर है, जिसे लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, यानी मुस्लिम यादव 2 वोट बैंक जिसके सहारे आप सत्ता में आए। अब आप जो ओबीसी वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ चला गया, जो बैकवर्ड था, SC/SC था, महादलित था, वो भी बीजेपी के पास चला गया। उस पर कांग्रेस निगाह गड़ाए हुए कि वहां से कुछ मिलता है तब सरकार का रास्ता साफ होगा। अब बड़ा सवाल और मुश्किल और बैरिगेट आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये है कि अगर मुस्लिम मतदाता में भी सेंध लगती है और ओवैसी लगाते हैं तो फिर वो कंसोलिडेशन जो MY फैक्टर था वो तबाह हो जाता है और सीटों की संख्या सीधे डिप करती है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र, लगभग 16 से 18 ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है विनेबिलिटी के, तो वहां पर एक डिसीजन लेना होगा। लेकिन अगर आप बिहार में सिर्फ बिहार सेंट्रिक सोचिए, क्योंकि आरजेडी अगर बिहार की पार्टी है तो उसको बिहार दिखता है, उसको लगता है हम जीतेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये सोचना है कि सिर्फ आप बिहार तक मत रह के सोचिए, आप जब यूपी में जाएंगे तब क्या जवाब देंगे, जब योगी वर्सेस ओवैसी होगा उस वक्त ध्रुवीकरण कैसा होगा, उसके बाद आप बंगाल में जाएंगे, बंगाल में ध्रुवीकरण होगा। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पर्सपेक्टिव में रख के सोच रही है कि ओवैसी को लेने से हो सकता है बिहार में फायदा हो जाए, लेकिन देश में नुकसान हो सकता है। ठीक है रजत, और साथ ही क्योंकि एक और जहां कांग्रेस और आरजेडी में भी अभी भी सीटों को लेकर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। इसमें अगर एंट्री AIMIM की हो जाती है तो फिर ऐसे में भी, क्योंकि पहले से अपने पास कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी अपने अपने उम्मीदवार है उनके कि किसे कहां से कौन सी सीट देनी है, उस पर विचार विमर्श अभी पूरी तरीके से सटीकता के साथ में वो इसको लेकर के समझ नहीं पा रहे, उलझे हुए हैं। इसमें अगर AIMIM आ जाती है, शामिल हो जाते, तो ऐसे में ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है क्या कांग्रेस और आरजेडी के लिए कि सीट बंटवारा अब कैसे किया जाएगा, सीट फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, आरजेडी एक चंक ऑफ सीट्स चाहती है, उसके अलावा वो कांग्रेस प्लस अलाइज, सिर्फ AIMIM नहीं है, कई सारी और रीजनल पार्टीज है, लेफ्ट पार्टीज है, पारस समूह जो अलग हुआ है, चिराग पासवान चाचा है वो अलग हुए हैं, वो भी साथ में आना चाहते हैं,
और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी, ये सब लोग साथ में हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर या ओवैसी को कितनी सीट दी जाए, ओवैसी कितनी सीट पर लड़े, ये मुझे लगता है सेकेंडरी है। पहला परसेप्शन की लड़ाई है, दूसरा वोट बैंक की लड़ाई है। परसेप्शनली क्या आप कांग्रेस पार्टी रेडी है ओवैसी के साथ खड़े होने के लिए, पहला। दूसरा, परसेप्शन के बाद आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हाँ ओवैसी को रोप इन करते हैं तो ओवैसी ये भी कहेंगे साहब यूपी में आ रहे हैं तो लाइए हमको सीट दीजिए। क्या राहुल गांधी ओवैसी के साथ सीट शेयरिंग पे बैठेंगे? क्या मंच पर राहुल गांधी ओवैसी के साथ नजर आएंगे? ये सोचने वाली बात। बिल्कुल ठीक है रजत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए वाकई जिस तरीके से तेजस्वी और ओवैसी इस वक्त क्या साथ होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया था कि हमें याद है वो समय जब हमारे ही खुद के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए हम एक बार फिर से ऑफर रख रहे हैं ताकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एनडीए की किसी तरह वापसी बिहार में ना होने पाए। लेकिन इस साठगांठ को बिठाने के लिए भी असदुद्दीन ओवैसी जहां प्रयास कर रहे हैं, तो अभी भी पूरी तरीके से अब निर्भर करता है उस फैसले पर कि आखिर आरजेडी कांग्रेस आपस में जब इस बात को लेकर के विचार विमर्श करने के लिए बैठेगी तो फिर इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी ओवैसी क्या वाकई साथ होंगे? महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी एआईएमआईएम आखिर क्यों करना चाह रही है? क्या बिहार चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने की यह तैयारी है? ओवैसी बिहार चुनाव में किसका बिगाड़ेंगे गेम? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हमेशा से टीम बी का हिस्सा एआईएमआईएम को बताया जाता है कि वो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन दिखाते हैं कि उनके खिलाफ है। यानी विपक्षियों के वोट बैंक को भी खराब करते हैं, सीट्स को भी खराब करते हैं। डैमेज सीधे तौर पर विपक्षी दलों को होता है, ना कि बीजेपी को। यह विपक्षियों का हालांकि कहना होता है। इसी वजह से सवाल है कि ओवैसी क्या बिहार के चुनाव में किसी का खेल इस वक्त बिगाड़ते हुए दिखाई देंगे, और अगर हाँ तो फिर वो किसका खेल बिगड़ने वाला है? आखिर ओवैसी ने सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने की दिलचस्पी क्यों दिखाई है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं से वो संपर्क में हैं, लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों से भी उन्होंने संपर्क किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। फैसला राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने की कोशिश से रोकना है, और 2022 में एआईएमआईएम को जिस तरह एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 2022 वो साल था जिस वक्त 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब ओवैसी सीमांचल नहीं बल्कि उससे बाहर भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस बार सभी सीटों पर एआईएमआईएम की चुनाव लड़ने की ये तैयारी है। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए अभी सीट शेयरिंग को लेकर के तो बात करना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले तो ये चर्चाएं हो जाए कि आखिर कौन किसके साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। तो फिलहाल बिहार में एम फैक्टर क्या है इसे भी जरा आप समझ लीजिए। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। स्वर्णों की बात करें तो सवर्ण, मुसलमान, ऐसे में शेख, पठान, सैयद 16 से 21% तक है। दलित और पिछड़ों की अगर बात की जाए तो इसमें दलित, पिछड़े, मुसलमान जो है वो 80 से 85% है। यह है एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक एक तरीके से एम फैक्टर के लोगों का है, और इसी वजह से इस एम फैक्टर को साधने की जद्दोजहद में, इस कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखिए इसी एम फैक्टर को साधने की बात ओवैसी भी कह रहे हैं, आरजेडी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन दिलचस्प तो यही है कि कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ चुनावी मैदान में होगा। तेजस्वी के संबोधन के दौरान एक ड्रोन गिर गया। ड्रोन गिर